अध्याय 1241 रहस्य खुल गया। काल को यार्ड में जादू का एहसास हुआ जब कैरा ने डिसइंटीग्रेट का उपयोग करके खेल के मैदान से गंदगी और बर्फ के सभी निशानों को हटा दिया, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया क्योंकि बेजर अपनी पीठ पर जंगली बालों वाली लड़की के साथ वापस चला गया। उड़ने के कारण छोटी लड़की के बाल उलझे हुए लहरदार कर्लों में बदल गए, लेकिन दोनों छोटी छोटी शरारती लड़कियों में से किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। कैरा ने छोटी बच्ची को नीचे उतारा, फिर उसी किशोरी का रूप धारण कर लिया जिसे उसने शादी के लिए चुना था, और देव की पत्नी का हाथ पकड़ लिया। हमारी भूख बढ़ गई है और मुझे फ्रिज में ताज़ा टमाटरों की खुशबू आ रही है, उसने जोर देकर कहा। इससे मेरा क्या लेना देना? देवे की पत्नी हंसी। हम दोनों में से किसी को भी खाना बनाना नहीं आता, कैरा ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। घर का रसोइया जोर से हंसने लगा, जिससे कई दरवाजों से उत्सुक दर्शक वहां आ गए। तुम दोनों मेरे साथ आओ और रात के खाने में मदद कर सकते हो। कैरा ने बच्चे को हाई फाइव दिया और फिर काल की तरफ इशारा किया। देवे के रसोइये को नया हुनर सिखा दोगे, है ना? मुझे लोट्स का पास्ता चाहिए, लेकिन उसके लिए हुनर चाहिए। सचमुच? काल ने पूछा। कैरा ने कंधे उचकाए। लोट्स व्यस्त है। एलायंस के सदस्य उसे घूर रहे थे। क्या काल को ये समझाने के लिए बस इतना ही काफ़ी था कि किसी को एक दुर्लभ व्यापार कौशल दिया जाना चाहिए? और यदि ऐसा था तो उन्होंने ये कैसे सुनिश्चित किया कि अगली बार जब बेजर कुछ करवाना चाहे तो वे सूची में शामिल हों? फिर कैरा की शिकायतें धीमी मुस्कान में बदल गईं और उसने अपना एक हाथ शेफ के पैर पर रख दिया। शाही श्रेणी की योद्धा ने पाया कि उसे एक अत्यंत शक्तिशाली छोटे हाथ ने आगे की ओर धकेल दिया है और वह लगभग काल के ऊपर गिर गई। दाना ने उस दुर्भाग्यपूर्ण महिला को रोका और उसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। तो जब कैरा भूखी और इंसानी होती है तो वह ऐसी ही होती है। वह वाकई बहुत ज्यादा मांग करने वाली होती है ना? उसने मजाक में कहा। काल ने कंधे उचका दिए। कारा का समय के साथ अजीब रिश्ता है। पता नहीं वह किस बात को जरूरी समझेगी। उनके घर मेहमान आने वाले हैं और उन्हें कल प्रभावित करने के लिए उसे कौशल की आवश्यकता है। कैरा ने मन ही मन कहा, ताकि केवल काल और दाना ही उसे सुन सकें। काल ने नरमी दिखाई और शेफ के सिर पर थपथपाया जैसे ही उसने फॉलो मी लिटिल वन को सक्रिय किया। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करते हैं। कौशल मिथिक कुकिंग को सारा 10 सेकंड लास्ट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वो अलग था। आमतौर पर उसमें वर्णनकर्ता को पहले रखा जाता था। ये एक उपाधि जैसा था और इसे देखकर शेफ थोड़ा अपमानित महसूस कर रही थी। यह जिंदगी भर का दर्द बन गया। वह कभी होशियार नहीं रही, न तेज सीखने वाली, न एथलेटिक, न ही लोकप्रिय। लेकिन वह कभी सबसे आखिरी में भी नहीं रही। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की कि वह कभी आखिरी न रहे। सिस्टम को इस पर जोर देने की ज़रूरत नहीं थी। कम से कम अब वह गिल्ड में किसी चीज़ में प्रथम होने का दावा तो कर सकती थी। वह रसोई की मैनेजर भी नहीं थी, बस वही थी जिसे कारा ने इसलिए पकड़ लिया था क्योंकि जब बेजा आया था तब वह रसोई में तैयारी कर रही थी। लेकिन थोड़ी सी किस्मत ने उसे इस गिल्ड में मिथिक कुकिंग कौशल प्राप्त करने वाली पहली महिला बना दिया। कैरा मुस्कुराए। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। अब सारा शेफ मेरे साथ आओ, पास्ता बनाना है। वे बैठक जारी रखने ही वाले थे कि तभी परिसर के प्रवेश द्वार से एक धावक भारी सांस लेते हुए अंदर घुस आया। सज्जनों, कोई भी अपने गिल्ड संदेशों का जवाब नहीं दे रहा है और हमारे दरवाजे पर कुछ लोग आए हैं जो गठबंधन के नेताओं से बात करना चाहते हैं, उसने सामने वाले कमरे में हो रहे शोर के ऊपर से चिल्लाकर कहा। अब किसी ने किसे नाराज कर दिया। बेहतर होगा कि वे महत्वपूर्ण हों, ह्यूगो बुदबुदाया। तभी कारा रसोई से चिल्लाई, वे जल्दी आ गए। काल, जाओ उन्हें अंदर ले आओ। क्या तुम? देव ने रसोई की ओर घूरा, फिर काल की ओर मुड़ा। अगर बेजर बाहर कोई परेशानी खड़ी कर रही है तो मैं उसका गला घोंट दूंगा। कैरा ने अपमानजनक आवाज में कहा। अरे, मैंने ऐसा नहीं किया। सीधे तौर पर नहीं। वैसे वे यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने नहीं आए हैं। काल ने आह भरी और ह्यूगो और राज को अपने कंधों पर लेकर दरवाजे की ओर चल पड़ा। ह्यूगो ने पीछे मुड़कर देखा। देव, दाना, कृपया यहीं रुकें और बाकी मित्स को सब कुछ समझा दें इससे पहले कि हम मेहमानों के साथ वापस आएं। मैं नहीं चाहता कि आज की घटनाओं के बारे में किसी को पता न चले। मुझे पक्का शक है कि ऐसा ही है। शायद किसी ने कालकोठरी के प्रवेश द्वार के पास कोई जासूस या निगरानी मंत्र रखा होगा और उसने पहरेदारों के साथ आपकी बातचीत सुन ली होगी। यह एक अलग संभावना थी। या तो उनके जाने के बाद भी पहरेदार गपशप करते रहे होंगे और यह सोचने की जहमत नहीं उठाई होगी कि आसपास से गुजरने वाला हर कोई उन्हें सुन पाएगा, या फिर जैसे ही किसी ने अमर रैंक के गिरने का जिक्र किया होगा वे तुरंत अपने गिल्ड को सतर्क कर देंगे। काल और गिल्ड मास्टर्स परिसर के प्रवेश द्वार पर गए और पाया कि उनके पास सिर्फ एक या दो मेहमान नहीं थे। प्रवेश द्वार पर मिथिक साहसी लोगों की एक पूरी रेड टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी। लगभग सभी योद्धा थे, लेकिन काल ने कुछ जादूगरों को देखा। अतः संभवतः वे अपने अपने गिल्ड मास्टर थे।
यदि वह उन्हें अलग अलग जांचना चाहता तो वह सभी विवरण देख सकता था, लेकिन सिस्टम इंटरफेस का उपयोग करके उनके नामों के रंग को देखना और धारणा बनाना आसान था। सौभाग्यवश ह्यूगो और राज उनमें से कई को जानते थे। गिल्ड मास्टर्स, आज आप यहाँ कैसे आ गए? क्या हम कैलेंडर में कोई छुट्टी भूल गए? राज ने सहजता से पूछा। हमने आज एक बहुत ही दिलचस्प बात सुनी और ऐसा लगता है कि आपका गठबंधन हम में से बाकी लोगों से कई अच्छी चीज़ें छिपा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, आपने न केवल एक अधिपति श्रेणी के डेंगॉन में, बल्कि अब एक मिथक श्रेणी के डेंगॉन में भी लूट को बेहतर बनाने में कामयाबी हासिल की है। यह ऐसी बात है जिसे दूसरों को समझाया जाना चाहिए। हम सब यहाँ दोस्त हैं, है ना? क्यों न सफलता के कुछ राज बांटें? ऐसा नहीं है कि अब जब आपके पास एलायंस में एक मिथिक रैंक वाला कवच और हथियार बनाने वाला है तो आपका गिल्ड हार जाएगा। मेहमानों का नेता, पॉल नाम का एक ड्रैगन किंग योद्धा, जोर देकर बोला। वह क्रिम्सन टाइड गिल्ड का नेता था जिसे काल को यकीन था कि उसने पहले कहीं देखा होगा। लेकिन अगर उसकी गर्दन पर दिखाई देने वाले शल्कों से पता चले तो वह एक नीला ड्रैगन किंग भी था। ये समझने योग्य बात थी कि जब कोई नया ज्ञान शामिल था तो उसे अंधेरे में रखे जाने पर वह बहुत क्रोधित था, भले ही उसके गिल्ड को धनवान बनाने के लिए इसका उपयोग करने का कोई तरीका न हो। राज ने पॉल को अपनी सबसे अच्छी बनावटी मुस्कान दी और खुद की छाती थपथपाई। मुझे अपनी ईमानदारी और विश्वसनीयता पर गर्व है। हमने अभी तक अपने प्रयोग पूरे नहीं किए हैं, इसलिए हमने ये खबर साझा नहीं की। आखिरकार हम अपने प्रयोगों के लिए नियंत्रण समूह को बिगाड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। बाकी कोई भी गिल्ड मास्टर इस खास प्रयोग के लिए नियंत्रण समूह कहलाने से खुश नहीं था। उन सभी के सदस्यों को उपकरणों की ज़रूरत थी और राज कह रहा था कि उन्हें जानबूझकर यह काम खुद ही करने दिया जा रहा है, ये देखने के लिए कि क्या कोई और भी यही काम कर सकता है। पॉल ने सुझाव दिया, क्यों न हम अंदर चलें और धूप में बैठकर इस पर चर्चा करें। कई गठबंधनों ने मना कर दिया और तटस्थ स्थान की मांग की ताकि बातचीत में गड़बड़ी न हो। लेकिन राज को याद आया कि कारा ने बताया था कि उनके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, न कि कोई बड़ा झगड़ा होने वाला है। वह बेजर तर्क में पारंगत नहीं था, लेकिन डेव ने कुछ कहा होता यदि उसका रवैया हिंसा का संकेत देता, न कि केवल अराजकता का। ठीक है, अंदर आइए, हम जलपान की व्यवस्था कर देंगे और हम सब उन घटनाओं पर चर्चा कर सकते हैं जिनके कारण ये प्रयोग हुआ, साथ ही अपनी भविष्य की योजनाओं पर भी। राज ने सहमति जताई। नए आए गिल्ड मास्टर्स इस शांत प्रतिक्रिया से थोड़े चौंक गए और उन्हें शक हुआ कि मित्स की तिकड़ी उन्हें किसी जाल में फंसा रही है। लेकिन वे सभी गिल्ड मास्टर्स थे और अगर लड़ाई की नौबत आई तो वे अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम थे। और उनमें से कोई भी इस अवसर को छोड़ने को तैयार नहीं था अगर यह एक जाल न होता। काल कोठरी से बेहतर लूट, भले ही वह बढ़ी हुई कठिनाई के साथ आई हो, परेशानी से अधिक थी। इसलिए किसी को भी उनके पीछे डेव्स गिल्ड हाउस तक जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। वह इन वार्ताओं के लिए अपने घर को मेजबान स्थान के रूप में इस्तेमाल करने से इनकार करने के लिए यहाँ नहीं आए थे, और वहाँ पहले से ही एक शानदार भोजन तैयार किया जा रहा था जिसका श्रेय कारा को जाता है, जिन्होंने मांग की थी कि शेफ को एक नया कौशल दिया जाए। इससे उन्हें गिल्ड मास्टर्स को प्रभावित करने में मदद मिलेगी। सिद्धांततः डार्कलाइट होस्ट हाउस भी यही कर सकता था और वहाँ भीड़ भी कम थी। लेकिन ये कहना मुश्किल था कि उस घर में उन्हें किस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिलेंगी। यह कोई नई बात नहीं थी कि उनके लिविंग रूम में पॉकेट डायमेंशन या अन्य महाद्वीपों के लिए द्वार खुले हों, या मेहमानों को ग्रिफिन पैटर्न वाले गार्गोयल्स द्वारा परेशान किया जाए जो अपने पंखों को सजाना चाहते हों। निश्चित रूप से यह इतना अजीब है कि पहले दिन ही अजनबियों के सामने इसे उजागर करना मुश्किल है। जब वे अंदर गए तो पहली चीज़ जो काल ने देखी वह ये थी कि डेव कारा को घूर रहा था जो उस पर हंस रही थी। तुमने क्या किया? डेर्यूड फुसफुसा रहा था जबकि कारा मासूम बन रही थी। 20 मित्स, जो सभी अलग अलग गिल्ड से थे, बिना किसी पूर्व सूचना के उसके घर में आ पहुंचे। आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस बारे में दूसरे कमरे में बात करना चाहें तो कुछ ही मिनटों में जलपान और हल्का फुल्का दोपहर का भोजन तैयार हो जाएगा। डेव ने उनका अभिवादन किया। अन्य गिल्ड नेताओं ने डेव के सुझाव का पालन किया, लेकिन ये स्पष्ट था कि हर कोई यह सोचने लगा था कि इस गिल्ड गठबंधन में क्या गलत था। उनकी संवेदनाएं बिल्कुल गलत थीं और हर कोई बेहद महंगे कपड़े पहने हुए था, हालांकि वे युद्ध में नहीं थे। उनके लिए यह बस एक फैशन स्टेटमेंट था। उन्हें यह नहीं पता था कि उनमें से ज़्यादातर चीज़ें रॉयल रैंक मन जेड थीं, जो दिखने में जितनी महंगी थीं उससे कहीं ज़्यादा महंगी थीं, और उन पर उकेरे गए रून घर के कामों या जीवन कौशल के लिए थे। बहुत कम लोग ही अपने युद्ध के सामान हर समय पहने रहते थे। ह्यूगो मेज के सिरहाने के पास बैठ गया, लेकिन मुख्य सीट पर नहीं। सब लोग आराम से बैठ जाए। आप सब इस भाग के लिए बैठना चाहेंगे। क्या हम इस मीटिंग का नेतृत्व डाना से करवाएं? दोनों ही कार्यक्रमों में वही अकेली थीं। उन्होंने सुझाव दिया। तो यह आपके मिथकों में से एक था जिसने रहस्य पाया? क्रिम्सन टाइड गिल्ड मास्टर ने अपनी नोटबुक तैयार करते हुए पूछा। काल ने बिना किसी प्रतिबद्धता के अपना हाथ हिलाया। हाँ,
और नहीं, पहले इवेंट के दौरान वह एक ओवरलॉर्ड थी और डार्कलाइट होस्ट के अलायंस में शामिल होने के ठीक बाद हमेशा की तरह ओवरलॉर्ड डंगॉन रेड टीम के साथ थी। इस बार वह एक मिथ है और हम उसकी उन्नति का जश्न मना रहे थे। ड्रैगनकिन ने सावधानीपूर्वक नोट्स बनाए, फिर पृष्ठ को घूरने लगा। क्षमा, दाना हंसते हुए मेज के शीर्ष पर बैठ गई। यही तो आम जवाब है। मेरी अभी अभी काल से शादी हुई है, जो मेरे बाईं ओर बैठा कैट डेमन है। सुप्रीम लेडी मटिल्डा ने हमारी शादी के दौरान सोल बॉन्ड की रस्म निभाने के लिए एक फे प्रीस्ट को रखा था और इसी वजह से मैं उसके स्तर तक पहुंच गई, उसने बताया। कुछ लोग अपनी कुर्सियों पर धंस गए। वह झूठ नहीं बोल रही थी कि उसे इस वजह से बैठना पड़ा। दाना ने मेज पर हाथ रखा और सोचने लगी कि कहाँ से शुरुआत करनी है और उन्हें कितना बताना है। ओवरलॉर्ड रैंक डंगॉन एक खुला खेल था, इसलिए सैद्धांतिक रूप से शहर का कोई भी व्यक्ति वही कर सकता था जो उन्होंने किया, यदि उन्हें पता हो कि कैसे करना है और उनके पास कौशल हो। लेकिन यही तो असली समस्या थी। उन्हें इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए हुनर की ज़रूरत थी और जहाँ तक वह जानती थी, किसी के पास भी ऐसा हुनर नहीं था। कभी मैं सबसे हाल के वाले से शुरुआत करूंगा क्योंकि इसका स्पष्टीकरण सरल है। हमने पहले बॉस के लिए एक नया किल टाइम रिकॉर्ड बनाया। सिस्टम ने हमें कठिनाई बढ़ाने का विकल्प दिया, जिससे लूट की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। यदि इसमें प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह विकल्प नहीं दिया जाता तो इसे दोहराना कठिन हो सकता है। हालांकि ओवरलॉर्ड रैंक डंगॉन एक आसान है। आपको बस एक ओवरलॉर्ड टीम भेजनी है और बॉस लड़ाई के दौरान उन्हें शून्य क्षति पहुंचानी है। इसे पूर्ण स्वास्थ्य के साथ समाप्त न करें, बल्कि उन्हें बाधाएं और शुद्धिकरण मंत्र लाने को कहें ताकि पूरी लड़ाई के दौरान कोई भी पूर्ण स्वास्थ्य के साथ न बचे। गिल्ड मास्टर्स विस्मय से उसकी ओर देख रहे थे। यह इतना सरल था और फिर भी इतना अविश्वसनीय कि व्यावहारिक रूप से असंभव था। फिर भी उनकी टीम ने ये कर दिखाया। ये समूह संरचना का मामला था। काल अपनी सीट पर आराम से बैठे रहे, जबकि दाना और आगंतुक इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए आवश्यक रणनीति और कौशल के जटिल विवरणों पर चर्चा कर रहे थे। आम सहमति ये थी कि दो सर्वोत्तम तरीके होंगे, सीमित अभेद्यता के साथ एक डिल्यूट टैंक और एक सफ़ेद ड्रैगन पादरी जो एक बाधा विशेषज्ञता लेता है, या भीड़ नियंत्रण के लिए कई गोलेम जादूगर और दुष्ट, ताकि बॉस किसी और को नुकसान न पहुंचाए। यदि आपके पास लोग हों तो उपरोक्त सभी विकल्प भी एक विकल्प थे। नया मिथिक किल टाइम रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको किस तरह के समूह संयोजन की ज़रूरत थी? उसे भी पार करना संभव हो सकता है, एक जादूगर ने पूछा। खैर, काल को नुकसान कम है क्योंकि वह एक बीस्ट मास्टर है जो अपने जानवरों से पहले आगे बढ़ गया था। लेकिन हम दोनों के पास 3 गोलेम प्रकार के मंत्र हैं, साथ ही अतिरिक्त क्षति के लिए कुछ अतिरिक्त समन भी हैं। फिर देव हमारा टैंक, एक योद्धा और हमारा उपचारक है। जादूगर उसके उत्तर से उलझन में लग रहा था, इसलिए काल ने स्पष्टीकरण दिया। हम दोनों के पास गोलेम, ग्रेटर गोलेम और एपिक गोलेम मंत्र हैं, साथ ही गोलेम डुप्लीकेशन भी। तो हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त बुलाई गई सेना है। इतनी कि ज़्यादातर समय हम दोनों को हाथापाई में शामिल होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हालांकि हम दोनों ही हाथापाई में सक्षम वर्ग हैं, उसने प्रस्ताव दिया। तो बीस्ट मास्टर एक योद्धा प्रकार का वर्ग है? ड्रैगनकिन गिल्ड मास्टर ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वास्तव में सीधे युद्ध उन्मुख वर्ग से ज़्यादा एक सहायक वर्ग है। आमतौर पर मैं अपने साथ बंधे हुए जादुई जानवरों के एक समूह के साथ लड़ता हूं और उनके साथ कौशल साझा करता हूं। लेकिन अगर मुझे नज़दीकी लड़ाई में जाना पड़े तो मेरे पास विश्व ड्रैगन का अवतार बनने के लिए एक परिवर्तन मंत्र है, काल ने समझाया। गिल्ड मास्टर्स चुपचाप बातें करते रहे और ये तय करने की कोशिश करते रहे कि यह कोई सुधार है या नहीं। कुछ वर्ग बफ्स देते थे, जैसे बाड्स, लेकिन वे आमतौर पर युद्ध में बेकार होते थे। ये स्पष्ट रूप से बीस्ट मास्टर वर्ग के लिए मामला नहीं था, लेकिन ये केवल परिवर्तन और सम्मन कौशल के कारण हो सकता है जो उसने हासिल किया था। यहाँ तक कि एक बार जो मिथिक ड्रैगन में बदल सकता है, अपनी शारीरिक क्षमता के आधार पर युद्ध में कम से कम आधा सभ्य होगा। वास्तव में शुद्ध रक्त वाले ड्रैगन के लिए उनका वर्ग निचले स्तरों पर उनकी क्षमताओं के लिए एक बोनस की तरह था, जब तक कि वे पादरी न हों। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो आपके कौशल आपको अपने पूरे समूह द्वारा किए गए नुकसान को कम करने की अनुमति देते हैं, और जब आपके जानवर आपके स्तर पर होते हैं तो वे लड़ाई में आपका साथ देते हैं, जिससे प्रभावी रूप से समूह के सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है। क्रिम्सन टाइड के गिल्ड मास्टर पॉल ने पूछा। काल ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, आज मेरे पास जानवर नहीं थे, लेकिन अगर आप लाज से पूछें तो मुझे लगता है कि वह मेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अवरोधक मंत्र का बहुत बड़ा प्रशंसक होगा, जो मुझे मेरी टीम के एक सदस्य थोर से मिला था। मेरे अधिकांश आक्रामक बोनस मेरे अपने समन और बंधुआ साझेदारों को दिए जाते हैं, लेकिन रक्षात्मक बोनस मैं पूरी टीम में बांट सकता हूँ। सफ़ेद ड्रैगन ने खुशी से सिर हिलाया और पॉल ने भौहें चढ़ाईं। उसे चीज़ों को न जानने से नफरत थी। तो हमें एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए एक ऐसे समूह की ज़रूरत होगी जो आपके साथ गए समूह से ज़्यादा नुकसान करे।
सिद्धांत रूप में ये संभव होना चाहिए। ज़्यादातर समूह असल में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय आप एक ऐसा समूह भेजते हैं जो इसे सुरक्षित रूप से कर सके, ताकि आप कचरा लूटकर अपनी जान जोखिम में न डालें। और अगर हम आपके समय से पहले नहीं आ पाए और बदलाव नहीं ला पाए तो हमें बस यही मिलेगा। उन्होंने आह भरी। काल ने सिर हिलाया। हो सकता है कि जब हम वापस जाएं तो हम इसे फिर से इस्तेमाल कर पाएं। कभी कभी सिस्टम इतना अच्छा होता है और उपलब्धि हासिल करने वालों के लिए यह एक स्थायी बोनस बन जाता है। एकत्रित गिल्ड नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दी और काल ने उनके और प्रश्न पूछने का इंतजार किया। सौभाग्यवश डेव्स गिल्ड के रसोइये ने समय पर हस्तक्षेप करके उन्हें पास्ता की छोटी प्लेटें मिश्रित मिठाई के टुकड़ों और वाइन के साथ परोसी, जिससे वे बच गए। रॉयल रैंक मिथिक कुकिंग की रचना पास्ता की खुशबू सभी का ध्यान भटकाने के लिए पर्याप्त थी तथा पूछताछ को पूरी तरह से पटरी से उतारने के लिए पर्याप्त थी। यह क्या है? क्या ये कोई दुर्लभ पौधा है जो तुम्हें कहीं मिला है? पॉल ने डेव से पूछा। यह असल में सामान्य सामग्री है। हमारे एक रसोइये ने खाना पकाने से जुड़ा एक सिस्टम स्किल सीखा है। यह एक शानदार व्यंजन बनाने का उसका पहला प्रयास है। डेर्यूड ने गर्व से घोषणा की। तकनीकी तौर पर इसमें रॉयल रैंक क्योर्ड हैम था, लेकिन जिलाज में इसे एक आम सामग्री माना जाता था और ये शहर के लगभग हर कसाई की दुकान पर बिकता था। खाना पकाने के लिए एक उन्नत सिस्टम स्किल, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास खाना पकाने का हुनर है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है। एक जादूगर ने कहा। इसे कहते हैं रहस्यमयी पाककला। साधारण पाककला दक्षता से बिल्कुल अलग चीज़। डेव ने सहमति जताई। लेकिन इसका अपेक्षित परिणाम नहीं निकला। इससे वहां मौजूद गिल्ड मास्टर्स और भी ज्यादा परेशान हो गए। तो नारा गिल्ड एलायंस के पास न केवल बेहतर लूट और कई दुर्लभ शिल्प कौशल के लिए काल कोठरी में सुधार करने का रहस्य था, बल्कि वे अपने लिए एक पूरी तरह से नई खाना पकाने की विधि भी रख रहे थे। तुम लोग बहुत चालाक हो, योद्धाओं में से एक ने शिकायत की। डेव ने हाथ उठाए। ऐसा नहीं है, खाना पकाने का हुनर भी उतना ही नया है जितना कि मिथिक डेंगॉन में सुधार। हमें अभी तक इस पर कुकबुक बनाने का मौका भी नहीं मिला है। तो ये कालकोठरी पुरस्कार था? योद्धा ने पूछा। उसकी आंखों में एहसास चमक रहा था। लेकिन जब देव ने झिझकते हुए काल की ओर देखा तो सबका ध्यान उधर चला गया। काल ने बस कंधे उचका दिए। यह उनके गिल्ड के लिए नया है, उन्हें ये लगभग 1 घंटा पहले मिला है। डाकलाइट होस्ट के पास ये कुछ समय से है, लेकिन हम अपनी कुछ सुख सुविधाओं को अपने पास ही रखना पसंद करते हैं, खास तौर पर उच्च रैंकिंग वाले मेहमानों को प्रभावित करने के लिए। गिल्ड मास्टर्स ने आधे अधूरे मन से आपत्ति जताई। सुप्रीम लेडी मटिल्डा को नाराज किए बिना वे डाकलाइट होस्ट के साथ कुछ खास नहीं कर सकते थे। इसलिए भले ही वे संदिग्ध हों और ऐसे कौशल छिपा रहे हों जिन्हें प्राप्त करने के लिए शेष विश्व हत्या कर देगा, केवल एक पागल व्यक्ति ही उस ज्ञान को बलपूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करेगा। कुछ सेकंड के बाद काल नर्म पड़ गया और अन्य गिल्ड मास्टर्स की ओर देखकर मुस्कुराया। 1-2 हफ्ते और लग जाएं और मेरे पास ब्लू ड्रैगन्स को उनकी लाइब्रेरी के लिए देने के लिए मिस्टिक कुकिंग की एक स्किल बुक तैयार हो जाएगी। फिर वे इस ज्ञान को दूर दूर तक फैला सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया। ब्लू ड्रैगन्स को दुनिया को ये समझाने देना कि इस कौशल में कुछ यादृच्छिक छुपे हुए प्रतिबंध हैं जिनके बारे में काल को अभी तक पता नहीं चला है, आशावादी शेफ को स्वयं ये बताने से कहीं अधिक आसान होगा। जब लाइब्रेरियन को पता चले कि बुरी खबर क्या है तो उन्होंने इसे फैला दिया। कमरा शांत था, सिर्फ कटलरी की खनक सुनाई दे रही थी, क्योंकि सभी नए व्यंजन चख रहे थे। और जब उन्होंने पास्ता खत्म किया तो उनका मूड पहले से कहीं ज्यादा अच्छा था। जब वे वहां पहुंचे तो गिल्ड के सभी मास्टर्स गुस्से से लाल पीले थे और एलायंस से राज खोलने और दौलत बांटने की मांग करने को तैयार थे। लेकिन अब वे यह मानने को ज्यादा तैयार थे कि ये दौलत जमा करने और शहर के बाकी हिस्सों को संघर्ष में उलझाए रखने की कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। वे बिल्कुल गलत नहीं थे। काल का इरादा अच्छी चीज़ों को अपने पास रखने का था, लेकिन बड़े अधिकारी उसकी इस रणनीति से सहमत थे कि ज़्यादातर मुनाफा घर में ही रखा जाए ताकि बाजार पूरी तरह से प्रभावित न हो। पॉल ने मेज़ पर उंगलियां पटकी और फिर डेव की तरफ मुस्कुराया। तुम कल के लिए हमें एक सदस्य क्यों नहीं दे देते? शायद यह उनके किसी खास वर्ग से जुड़ा हो। तुम 4 दुर्लभ वर्ग लेकर गए थे, है ना? डेव ने दूसरों की तरफ देखा। पॉल की बात सही थी। वह डेर्यूड का एक उन्नत रूप था। काल और डाना दोनों बहुत दुर्लभ वर्ग के थे और लाज अब एक आर्कप्रीस था जिसे एक दुर्लभ वर्ग माना जाता था। बस एबेल के पास अभी भी एक सामान्य वर्ग था और वह भी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। वह बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा था जब सैफायर उसे क्रूसेडर वर्ग में अपग्रेड दिलाएगा। वह निचले स्तर पर अपने प्रायोगिक समूहों के साथ काम पूरा करने से पहले ऐसा नहीं करेगी। काल ने डेव की तरफ सिर हिलाया। अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो मैं किसी और ग्रुप के साथ चलूंगा। हफ्ते में 1-2 बार और दौड़ने में कोई हर्ज नहीं है ताकि हम और इनाम पाने के तरीके आजमा सकें।
मिथिक डेंगॉन में संभावनाएं कम हो सकती हैं, लेकिन कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। पॉल ने भौहें चढ़ाईं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? खैर, क्या संभावना है कि हम कई कालकोठरियों के रिकॉर्ड तोड़ सकें या उसी कालकोठरी को हरा सकें जिसे हमने अभी बनाया है? किसी भी कालकोठरी के लिए पहले कभी किसी ने भी प्रयास नहीं किया है, उससे अधिक कुशल समूह ढूंढना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। काल ने बताया, भले ही मैं और डाना दोनों गोलेम्स के साथ समूह को मजबूत करने के लिए शामिल हो जाएं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे किसी भी अन्य समूह की तुलना में अधिक नुकसान होगा। गिल्ड मास्टर्स ने भौहें चढ़ाईं। उसकी बात में दम था। अगर रिकॉर्ड बनाना इतना आसान होता तो ज़रूर किसी ने ध्यान दिया होता और हर उस डेंगॉन में स्पीड रनिंग की कोशिश शुरू कर दी होती जहां तक पहुंच वे खरीद सकते थे। या ये हो सकता है कि प्रत्येक कालकोठरी में उसकी कठिनाई सेटिंग्स को सक्रिय करने के लिए एक विशिष्ट ट्रिगर था और वे भाग्यशाली थे जब उनमें से 2 पर ठोकर खाए। ऐसा होने की संभावना कम थी, लेकिन कुछ लोगों को बहुत भाग्य मिला। ठीक है, हमें किसी प्रकार की व्यवस्था करनी होगी और मुझे नहीं लगता कि जब गपशप फैल जाएगी तो हम ही एकमात्र समूह होंगे जो उत्तर की तलाश में आएंगे। पॉल ने उन्हें बताया। डेव ने आह भरी, जिसने भी यह खबर इतनी तेजी से फैलाई, मैं उसे सजा दूंगा। कम से कम उन्हें कुछ और कहने से पहले हमें जांचने के लिए कुछ दिन और तो दिए होते। वहां आए एक जादूगर ने हंसते हुए कहा, इन्हें ज्यादा दोष मत दो। हमने सभी कालकोठरियों के बाहर निकलने के पास सुनने के मंत्र रखे हैं, ताकि अगर कोई अच्छी चीजें मिलने की बात कहे तो हम उन्हें सुन सकें। वे आमतौर पर औपचारिक रिकॉर्डिंग चुपचाप करते हैं, बस नोट करते रहते हैं। लेकिन लोग जश्न मनाने से खुद को नहीं रोक पाते। देव ने समझ में सिर हिलाया। जैसे ही गेट गार्ड ने उन्हें अमर रैंक की चीजें मिलने की बात कही, वे पकड़े गए और कोई भी मिथक इसमें शामिल होने का मौका नहीं छोड़ेगा। तो अगर हम कल सुबह तक आ जाएं, तो कालकोठरी को रीसेट करने के लिए ठीक रहेगा, है ना? जहां तक मुझे याद है, वह आधी रात को रीसेट करने का मामला था। एक जादूगर ने उत्सुकता से पूछा। देव ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, यह भी सिर्फ 5 लोगों का मामला है। मुझे नहीं पता कि आप चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करना चाहते हैं, लेकिन अगर काल किसी समूह के साथ जाने को तैयार है, तो मुझे कोई समस्या नहीं दिखती कि हमारे अलायंस के सदस्य उस दिन आपकी टीमों के साथ जाएं। यह एक अच्छी बात थी। विजिटिंग ग्रुप में 20 गिल्ड्स का प्रतिनिधित्व था और नारा ग्रुप गिल्ड अलायंस से केवल 5 ही आए थे। वास्तव में ये संख्या बहुत कम नहीं थी और वे सिर्फ गिल्ड लीडर थे, कोई संगठित कालकोठरी टीम नहीं। यदि वे कई समूह बनाने जा रहे थे तो उन्हें अधिक उपचारकर्ताओं को, सर्वोत्तम क्षति पहुंचाने वाले लोगों को, जो वे पा सकें, बुलाने की आवश्यकता होगी, तथा फिर समूह में इस बात पर काम करना होगा कि उनके साथ कौन होगा। ऐसा लग रहा था कि केवल काल और डाना नाम के लोग ही कल उनके साथ जाने को तैयार होंगे, इसलिए उन्हें बाकी लोगों की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन इसकी व्यवस्था की जा सकती है। पॉल को संदेह हुआ, फिर वह अपने साथ आए अन्य लोगों की ओर मुड़ा। हमें कालकोठरी में घुसने के लिए एक कार्यक्रम बनाना चाहिए। जाहिर है, नारा ग्रुप अलायंस के डैमेज डीलर बेहतरीन हैं, इसलिए अगर हम एक ज़्यादा डैमेज वाला टैंक, एक और जादूगर और एक मरहम लगाने वाला लाते हैं तो हम ठीक रहेंगे, है ना? वह मैं, जिमी और क्लियो होंगे। यदि आप घर पर आराम करना चाहते हैं तो हम गिल्ड मास्टर डेव से आज रात के लिए एक कमरा मांग लेंगे और दौड़ पूरी होने पर आपको सूचित करेंगे। पॉल ने सुझाव दिया। ये तो सुविधाजनक है कि आप सभी एक ही गठबंधन में हैं, है ना? जादूगर जो अभी बोल रहा था ने टिप्पणी की। देव हंसा। अगर तुम कोई योजना बना रहे हो तो तुम्हें कम से कम उससे थोड़ी ज्यादा मेहनत तो करनी ही होगी। इस बार तुमने उन्हें इसके बारे में सोचने भी नहीं दिया। पॉल ने कंधे उचका दिए। यह कोशिश करने लायक था, लेकिन मैं गलत नहीं हूं, हम उस टीम के साथ वाकई एक रिकॉर्ड बना सकते हैं। अन्य गिल्ड लीडरों में से एक विशालकाय बेर्स्कर जिसकी नाम पट्टिका पर ग्रोक लिखा था, पॉल को देखकर मुस्कुराया। क्यों न हम पूरी ताकत लगा दें, एक सेल्फ हीलिंग टैंक ले आएं और फिर मुझे और एक रेंजर को भेज दें। वे अब कालकोठरी में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अधिकांश लोग हंसे, लेकिन उनमें से कुछ ने इस बात पर विचार किया कि यह वास्तव में एक उचित विचार हो सकता है कि 5 क्षति पहुंचाने वालों को एक मिथिक डेंगॉन में भेजा जाए, जिसका उद्देश्य एक नया मारक गति रिकॉर्ड स्थापित करना हो। ओह, टेरी को भेजो। वह एक ब्लड नाइट है और उसकी आत्मचिकित्सा अद्भुत है। बीस्ट मास्टर के पास एक अवरोधक मंत्र है और गोलेम्स के साथ वे ठीक हो जाएंगे। सबसे बुरी स्थिति में वे किसी को भेजेंगे और उसकी जगह एक उपचारक को रखेंगे। देव ने यह उल्लेख करने पर विचार किया कि काल के पास वास्तव में एक जानवर था जो उपचार भी कर सकता था, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखने का निर्णय लिया क्योंकि उन्हें लगा कि वे टैंक को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि क्या ये कारगर होगा। उनके पास एपिक गोलेम थे जो डेंगॉन बॉस की तरह ही दिखते थे, इसलिए उन्हें किसी भी टैंक क्लास जितनी मार झेलनी चाहिए। लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे उनकी भूमिका निरर्थक लगे, विशेषकर तब नहीं जब यह ऐसी चीज़ हो जिसे सभी जादूगर सीख सकें। वे केवल बुनियादी गोलेम के साथ ही असहनीय थे।
एलायंस के सदस्य इंतजार करते रहे जबकि आगंतुक आपस में इस बात पर बहस कर रहे थे कि अगले दिन काल कोठरी में कौन जाएगा। यह एक गर्मागर्म बहस का विषय था क्योंकि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि क्या ये दोबारा हो पाएगा। अगर यह सिर्फ रिकॉर्ड बनाने पर ही काम करता तो अगली बार क्या होता। जब आप अपने ग्रुप को पहले ही इतना बेहतर बना चुके होते तो आप लगातार बेहतर और तेज टीमें नहीं ढूंढ पाते। इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि उन 20 में से केवल कुछ ही बेहतर पुरस्कार प्राप्त कर पाएंगे, और वह भी शायद जीवन में केवल एक बार। अंतिम निर्णय ये था कि टेरी द ब्लड नाइट, माज नामक एक शमन तथा जेम्स नामक एक रेंजर को काल और डाना के साथ भेजा जाए, जिन्हें जीत की सबसे अधिक संभावना वाली कुंजी माना गया था क्योंकि वे क्षति उत्पादन को बढ़ाने के लिए गोलेम के साथ तहखाने को भर सकते थे। सिद्धांत ये था कि यदि आपके पास एक या दो से अधिक गोलेम हो तो आप इसे एक ही कालकोठरी में कई समूहों के रूप में मान सकते हैं और अधिक कुशलता से गति चला सकते हैं। यदि उनके पास 5 की जगह 10 लोग होते तो हर कोई ऐसा ही करता और बॉस तक पहुंचने तक छलांग लगाता रहता। मुझे नहीं लगता कि आपके घर में सबके लिए कमरे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज रात कोई भी बिना जवाब दिए अपने गिल्ड में वापस जाना चाहेगा, पॉल ने पूछा। डेव हंसा। यहाँ अभी भी अलायंस हाउस पूरा खाली पड़ा है। अगर आप वहां आराम करें तो कोई दिक्कत नहीं है और हम किसी को भेजकर उसे साफ करवाएंगे और सुबह आप सबके लिए नाश्ता बनवाएंगे। डेव ने अपने गिल्ड सदस्यों में से एक को इशारा किया और काल ने देखा कि उन्होंने अपने एक कर्मचारी को अतिरिक्त घर की सफाई करने के लिए भेज दिया। वे पूरी तरह से भरे हुए थे, लेकिन जैसा कि काल को उनके आने पर पता चला उनमें से ज्यादातर का दूसरे गिल्डों ने निरीक्षण भी नहीं किया था। उन्हें तब तक खाली ही छोड़ दिया गया था जब तक कि अलायंस के सदस्यों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त संख्या में न मिल जाएं। हालांकि मिथिक मेहमानों के एक समूह के लिए वे उन्हें डेव के घर के छोटे अतिथि कमरों में नहीं रख सकते थे। ये वास्तव में ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं था, केवल 2 इमारतों की दूरी पर एक खाली घर था, और यदि आप जल्दी से जाएं तो परिसर में मौजूद हर चीज़ 1 मिनट से भी कम दूरी पर थी। सुबह की पहली चीज़ आपके लिए क्या काम करती है, टेरी? ब्लड नाइट ने डाना से पूछा जब वे शाम के लिए अपने कमरे में जाने की तैयारी कर रहे थे। डाना मुस्कुराए। मुझे यकीन है कि हम इसे कामयाब बना लेंगे। तुम्हें तो पता ही है कि नवविवाहितों के साथ क्या होता है। अगर हमारा कोई शेड्यूल नहीं है तो हम दोपहर से पहले बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। ब्लड नाइट हंसा। अगर तुम मेरी तरह होशियार हो तो किसी सक्कुबस से शादी कर लो और फिर हर दिन ऐसा ही होगा। लेकिन चूंकि मैं रात को अकेला सो रहा हूँ, मुझे यकीन है कि नाश्ते के बाद सब ठीक रहेगा। लेकिन आपकी शादी की बधाई। वह भाग्यशाली सज्जन कौन हो सकता है? डाना ने काल की ओर इशारा किया, जिसने बड़े प्यार से झुककर उसका हाथ चूमा, जिससे अन्य लोग हंस पड़े। ओह, एक पावर कपल। अच्छा, कम से कम मैं तुम्हें तोड़ तो नहीं रहा, बस तुम्हें जल्दी बिस्तर से उठने पर मजबूर कर रहा हूँ, टेरी ने मजाक किया। दाना हंसी। खैर, ये भी एक नजरिया है। अब हम सबको आराम करने देंगे और कल सुबह सबसे पहले तुमसे मिलेंगे। ये काल के लिए हाथ मिलाने और शुभरात्रि कहने का संकेत था ताकि वे थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर हो सकें, इससे पहले कि क्या होगा कारकों के बारे में एक और बहस शुरू हो जाए। एलायंस हाउस के दरवाजे पर बटन और लोड्स ने उनका स्वागत किया, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में कुकीज़ का एक ढेर था। आपको इसे हमारे लिए हल करना होगा। हम वोट ले रहे हैं कि कौन सा सबसे अच्छा है, लोड्स ने समझाया। बटन ने सिर हिलाया। मेरी तरफ से हमारे पास क्रैनबेरी बादाम नारियल पीनट बटर कुकीज़ हैं। उसकी तरफ से हमारे पास साफ तौर पर घटिया चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं। लोड्स ने छोटे ड्रैगन की ओर जीभ निकाली, जिसने उसे देखकर मुस्कुराया, जबकि काल ने प्रत्येक कुकी में से एक कुकी चखने के लिए ली। बटन ने दाना को संदिग्ध दृष्टि से देखा क्योंकि उसने भी उनमें से एक का चयन किया था। मुझे नहीं पता कि हम आपके वोट पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। आपको ओटमील किशमिश कुकीज़ पसंद हैं? ये सुनकर दाना हंस पड़ी। और ओटमील किशमिश में क्या बुराई है? कभी कभी एक अच्छी चबाने वाली कुकी भी अच्छी होती है। किशमिश ही ओटमील किशमिश कुकीज़ में खराबी है, बटन ने जोर देकर कहा। डाना ने मुस्कुराते हुए प्रत्येक कुकीज का एक एक टुकड़ा खाया, फिर बटन द्वारा चुनी गई कुकी को उत्सुकता से देखा। इस कुकी में बहुत कुछ है, कई तरह की बनावट, फल, मेवे, चबाने में कुरकुरे। हालांकि बुरा नहीं है, लेकिन डबल चॉकलेट चिप एक क्लासिक है। एक सदाबहार कुकी रेसिपी के सामने बहस करना मुश्किल है, डाना ने बताया। लोड्स अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होकर मुस्कुराए। अब उसे बस काल का साथ चाहिए था। काल ने कैरा और तियान को बाहर बुलाया और दोनों को दोनों कुकीज़ में से एक एक निवाला खाने दिया ताकि वह उनके वोट ले सके। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कैरा उन्हें एक साथ मिलाना चाहती थी ताकि उसे सारे स्वाद एक ही में मिल जाएं, और तियान ने चॉकलेट कुकी खाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका कहना था कि उसकी गंध खाने लायक नहीं है। हालांकि उसके लिए शायद ऐसा न हो। काल को कुत्तों के चॉकलेट न खाने की बात याद आ रही थी और उसे यकीन नहीं था कि क्या यही बात लोमड़ियों पर भी लागू होती है।
अगली सुबह उनके यहाँ नाश्ते के लिए 3 मेहमान आए, जो सभी डंगोन रन के लिए उत्सुक थे। क्या रे तैयार है? टेसा ने थोर के पास कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। काल ने सिर हिलाया। अभी नहीं, वह अपने स्नान को बेहतर बना रही है और संभवतः आज बाद में टोटेम रैंक के शिखर पर पहुंच जाएगी। वह बहुत करीब है, लेकिन अभी पूरी तरह से बॉटलनेक पर नहीं है और उसे यकीन है कि आगे बढ़ने से पहले बॉटलनेक को थोड़ा आगे बढ़ाना बेहतर होगा। टेसा ने आह भरी, ये तो शर्म की बात है, अगर वह मिथिक रैंक पर होती तो दौड़ और तेज होती। काल ने सिर हिलाया। खैर, एक और कोशिश तो होती ही है। आखिरकार, अब जब प्रयोग सबके सामने है तो हर गठबंधन हर कालकोठरी के लिए नए कठिनाई स्तर खोलने के तरीके ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन इससे मुझे याद आया कि क्या ओवरलॉर्ड रैंक टीम ने आप में से किसी को हमारे लौटने के बाद उनके साथ चलने के लिए कहा है? टेसा ने सिर हिलाया। हाँ, आज हम सब उनके साथ जाएंगे। लोर्ड्स को बटन के साथ कुकीज़ पर बहस करने के अलावा कुछ और करने के लिए मनाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन हमने दोपहर के भोजन के बाद कालकोठरी से पहले उन दोनों को झपकी लेने के लिए बिठा दिया। टेरी, जो कि ब्लड नाइट का मेहमान था, हंसा। इससे वे दोनों छोटे बच्चों जैसी लग रही थीं, लेकिन जब वह पहली बार आया था तब भी उसे कुकीज़ के बारे में टोका गया था। उसे यकीन नहीं था कि वे बहनें थीं या बस हम उम्र, लेकिन उनकी उम्र में 1 दशक से ज़्यादा का अंतर ज़रूर था। इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि लोर्ड्स नाश्ता क्यों नहीं कर रहा था। वह सारी रात जागकर कुकीज़ खाती रही। वह इसे किसी भी बहाने से प्रस्तुत कर सकती थी, लेकिन तथ्य ये था कि उसने निश्चित रूप से इतनी कुकीज़ खा ली थीं कि वह और उसका छोटा ड्रैगन शुगर कोमा में चले गए। दरअसल, काल को कोई आश्चर्य नहीं होता अगर वे दोनों अभी ड्रैगन रूप में होते और सो रहे होते। लोर्ड्स का बीस्ट रूप एक छोटा हरा ड्रैगन था जो बटन के फॉरेस्ट ड्रैगन रूप के लगभग बराबर आकार का था। एक दिन उसे यह पता लगाना होगा कि वह अन्य सभी की तरह मानव रूपी पशु का रूप क्यों नहीं ले पाए। हालांकि वह एक प्यारी ड्रैगन थी। यात्रा की तैयारी में काल ने स्वयं को नेतृत्वकर्ता के रूप में रखते हुए एक समूह का गठन किया, ताकि यदि ऐसा हुआ तो उन्हें फिर से उच्च कठिनाई वाला कार्य करने का अवसर मिलेगा या नहीं, इस पर कोई फर्क पड़ सकता है। जब वे वहां पहुंचे तो कालकोठरी के प्रवेश द्वार के सामने एक बड़ी भीड़ इकट्ठी थी, जिनमें से कुछ के बारे में काल को यकीन था कि वे पत्रकार थे जो नोट्स ले रहे थे और समूह के प्रवेश को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्टम स्किल का उपयोग कर रहे थे। हम बिल्कुल भी सूक्ष्म नहीं हैं, माज, उनके ट्रोलिश शमन ने मजाक किया। खैर, हम बहुत शानदार हैं, हमें नज़रअंदाज करना मुश्किल है। काल ने सहमति जताई। ट्रोल हंसने लगा, जबकि टेरी ने अपनी आंखें घुमाईं। मैं समझ सकता हूं कि तुम देवे के दोस्त क्यों हो। वह आदमी किसी भी बात को गंभीरता से लेने में असमर्थ है। दाना खिलखिला उठी और काल ने देखा कि भीड़ में मौजूद कई युवक उस समय शर्मा गए जब फॉक्स चांप ने उन्हें मारा। जब कालकोठरी की कठिनाई बढ़ गई थी तब तुम्हें उसे देखना चाहिए था। हमारी टीम में एक कैस बेजा है और उसे पूरा यकीन है कि यह सब एक दिव्य ब्रह्मांडीय मजाक था, बेजा द्वारा उसे परेशान करने की किसी गुप्त साजिश के तहत। मंगल ने सिर हिलाया और चेहरे पर ऋषि भाव लिए अपनी दाढ़ी को सहलाया। उसके इतिहास को देखते हुए मैं सहमत हूँ। ये संभव है कि हंसने वाले देवता और जानवरों के देवताओं ने मिलकर उसके जीवन को अपना निजी मनोरंजन चैनल बना लिया हो। इसके लिए बस एक और बेजर और एक हरे ड्रैगन पादरी की ज़रूरत है। काल मुस्कुराया। दोनों ही डाकलाइट होस्ट में हैं। उनके बच्चों के साथ उनकी अच्छी बनती है। कुछ लोग काल के मजाक पर हंस पड़े। देव शहर में काफ़ी मशहूर थे, बच्चों के साथ कई बार घूमने जाने की वजह से, और आज यहाँ इकट्ठा हुए सभी लोग हालात और अलायंस के बारे में बुनियादी बातों से वाकिफ थे। मिस्टर काल, क्या ये सच है कि आपका समूह मानता है कि वे एक सप्ताह में दूसरा किलिंग टाइम रिकॉर्ड बना सकते हैं? एक पत्रकार ने पूछा। ये सज्जन हमारे गठबंधन से नहीं है, लेकिन हमने समूह को अधिकतम क्षति के लिए अनुकूलित किया है, इसलिए इस बात की अच्छी संभावना है कि हम गठबंधन समूह द्वारा कल निर्धारित समय को हरा पाएंगे। काल ने उत्तर दिया। कम से कम उनके पीछे एक सफ़ेद ड्रैगन तो नहीं लटका होगा जिसके पास करने को कुछ नहीं होगा। देखने वालों को स्वाभाविक रूप से यही लगेगा कि शमन ही उनका हील है जो कुल नुकसान बढ़ाने के लिए अतिरिक्त क्षति भी देता है। और टेरी उनका टैंक है, क्योंकि ब्लड नाइट एक बेहतरीन सेल्फ हीलिंग टैंक क्लास है जिसका नुकसान औसत से बेहतर है। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उनके पास एक उचित लेकिन क्षति अनुकूलित समूह था। हालांकि जो लोग जानते थे उनके लिए यह स्पष्ट था कि उन्होंने अपने 4 सर्वश्रेष्ठ क्षति पहुंचाने वाले सैनिकों को एक टैंक के साथ भेजा था जो स्वयं को जीवित रखने में सक्षम होना चाहिए। काल समूह को अंदर ले गया, फिर योजना के बारे में एक अंतिम चेतावनी देने के लिए तैयार हुआ। तभी सिस्टम ने एक नया संदेश दिया। ग्रुप लीडर ने कठिनाई सेटिंग सक्षम कर दी है, कृपया कठिनाई स्तर चुनें 15। काल मुस्कुराया। अच्छा सज्जनों, आज आप कितने बहादुर लग रहे हैं। सिस्टम कहता है कि हमें हार्ड मोड पर खेलना है। तियान हंसने लगा जब वह दाना के कंधे पर बैठने के लिए बाहर आया और कारा उनके सिर के चारों ओर उड़ने के लिए अपने स्थान से बाहर आ गई। उनके पास चुनने के लिए 10 सेकंड थे, अन्यथा वह फिर से 6 चुनती।
टेरी ने पूछा, पिछली बार आपने कौन सा स्तर चुना था? हाँ, ब्लड नाइट हंसा, मुझे लगा कि शायद यही बात हो। क्यों ना हम तीसरे स्तर पर जाकर देखें कि लूट कैसी है। और कुछ नहीं तो इससे दूसरे विकल्पों के बारे में बाकी लोगों के सवाल हल हो जाएंगे। काल ने सिर हिलाया और स्पेक्ट्रल नाइट्स के साथ अपने गोलेम को बुलाया। सिस्टम, हम स्तर 3 चुनते हैं। तीसरा स्तर चुना गया है। कालकोठरी टाइमर 45 मिनट पर सेट किया गया है। टोटेम रैंक वाले वानर पूरे कालकोठरी में दिखाई दिए और निकटतम वानर सीधे उन पर हमला करने लगे, जिनकी आक्रामक सीमा मानक समूहों की तुलना में बहुत अधिक थी। ठीक है, अब समय है। तियान, दाना जादूगर का ध्यान रखना। कारा, तियान को जमीन पर मत गिरने देना। रे, जब तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो यहाँ तुम्हारे लिए बहुत सारा खून है। अन्य लोगों ने काल की उन जानवरों से बात करने की आदत को नज़रअंदाज कर दिया जो स्पष्ट रूप से उसे जवाब देने के लिए बोल नहीं सकते थे और भीड़ का सामना करने के लिए तैयार हो गए। एनरिच टाइमर के चरम पर पहुंचने से पहले उनके पास दौड़ पूरी करने के लिए केवल 45 मिनट का समय था। रे अपनी पूरी ताकत के साथ तुरंत बाहर आ गई और दाना ने टोटेम रैंक समूह को संभालने के लिए अपने गोलेम भेजे, जबकि काल दूसरों के लिए गया। लेकिन इस बार उन्होंने माइसेलॉइड किंग्स का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने डार्क एल्वेन किंग के क्लोन चुने, जिनकी क्षति क्षमता अविश्वसनीय रूप से ज्यादा थी और जो भीड़ भाड़ वाले जंगल में आसानी से आगे बढ़ सकते थे। वे कुछ हद तक साधारण दिखते थे तथा लामिया बॉडीगार्ड्स के साथ साथ एपिक गार्ड के साथ भी अच्छी तरह से घुल मिल जाते थे। लेकिन इस बार उन्हें शुरू से ही टोटेम लड़ाइयाँ मिली, इसलिए रैमी भी खेलने के लिए बाहर आ गया और हॉक को ताना मारा। हवा आग और बर्फ से भर गई। सर्वनाश के दो विरोधी रूपों के परस्पर विरोधी प्रभावों ने बर्फ और अंगारों की लगभग अंधा कर देने वाली धुंध पैदा कर दी। युद्ध शैली ने नए समूह के सदस्यों को भ्रमित कर दिया, लेकिन वे सभी काल के नेतृत्व में युद्ध में उतर गए और मिथिक रैंक टेप्स को जल्द से जल्द खत्म करने का इरादा रखते थे। हॉक और रैमी अपने अपने प्रभावों के साथ आगे बढ़े, जबकि रे ने बचे हुए अवशेषों को साफ किया। फिर दाना ने काल पर हमला किया, वानरों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए अपने गोलेम को मिथिक वानरों के दूसरे समूह से लड़ने के लिए भेजा। यही लय है, सब लोग। जैसे जैसे वे मरते हैं आगे बढ़ते रहो। अगर हमारे पीछे कुछ टोटेम रैंक वाले वानर भी आ जाएं, तो भी ये जानवर उन्हें खत्म कर देंगे। काल ने निर्देश दिया। यह मुश्किल तो पागलपन है। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और फर्क साफ दिखाई देने लगा है। जेम्स ने मिथिक एप्स पर तीर चलाते हुए कहा। और यह और भी बदतर होता जाएगा। अगर हम उस समय सीमा को पार नहीं कर पाए तो वे अमर रैंक पर पहुंच जाएंगे और फिर हम सारा दिन यहीं रहेंगे। काल ने सहमति जताई। टेरी काल के स्वर पर हंसा। अगर वे टाइमर में फेल हो गए और अमर रैंक वाले वानरों से घिर गए तो वे यहाँ पूरे दिन से भी ज्यादा देर तक रहेंगे। शायद वे फिर कभी बाहर नहीं आएंगे। मुझे तुम्हारा आशावाद पसंद है। हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर तुम्हें बॉस से बात करने का पूरा भरोसा है तो आगे बढ़ो और हम मिस डाना के साथ दूसरा ग्रुप पूरा कर लेंगे। वह मान गया। नहीं, बेहतर होगा कि हम इसे साफ कर दें और बॉस से पहले आखिरी काम साफ करने में उसकी मदद करें। काल, जाओ और अगला ग्रुप ले आओ, हम इसे पूरा कर देंगे। दाना ने निर्देश दिया। काल ने सिर हिलाया, फिर वानरों के ऊपर से छलांग लगाए और एपिक गार्ड, हैंट और 2 डार्क एल्वेन किंग एपिक गोलेम्स को अपने साथ आने का निर्देश दिया। बाकी लोग दूसरे समूह पर काम कर सकते थे। काल को अगले समूह की ओर बढ़ता देख जंगल में छिपे टोटेम रैंक वाले वानरों ने हमला कर दिया और समूह के बाकी सदस्यों को समझ आ गया कि उसने काल को आगे क्यों भेजा था। वे दर्जनों अतिरिक्त राक्षसों, जिनमें आधा दर्जन और मिथिक वानरों को भी शामिल किया गया था, को साथ लिए बिना छलांग नहीं लगा सकते थे। दाना ने फैसला किया कि संख्याएं पिछली बार जितनी ज्यादा नहीं थीं, लेकिन क्रोध का टाइमर काफी धीमा था। 5 मिनट में वे पहले बॉस तक पहुंचने वाले थे और उनके पास इसे पूरा करने के लिए 45 मिनट थे। जब वानरों ने हमला किया तो एल्वेन राजाओं ने ब्लेड से हवा में हमले किए, फिर नरसंहार पर हंसे। तुमने सही चुनाव किया, बिल्ली दानव। वानरों को मारने के लिए हमसे बेहतर कोई राजा नहीं है। बालों वाले, बिना बालों वाले, राक्षसी, ये सब हमारी तलवारें तेज करने के अच्छे अभ्यास हैं। महाकाव्य गोलेम में से एक ने मजाक किया। काल ने उन पर मुस्कुरा कर देखा, ये जानते हुए कि वे असली वानर प्रजाति की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन वे गलत नहीं थे। राय के मिथिक रैंक तक पहुंचने से पहले काल ने ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी जो शुद्ध क्षति के मामले में डार्क एल्वेन राजाओं से बराबरी कर सके। यदि वे उसे रेशम में लपेटने और उसे ठीक से लड़ने से रोकने में कामयाब नहीं हुए होते तो ओवरलॉर्ड रैंक पर 12 डिंगॉन में लड़ाई बहुत अधिक कठिन होती। हैंट और एपिक गोलेम दोनों ने उत्सुकता से सहमति में सिर हिलाया। एल्व्स अपने काम में माहिर थे। विकसित हैंड क्लॉ और शैडो ड्रेक ट्रेंड पैटर्न वाले एपिक गार्ड दोनों की कांटेदार उंगलियों ने वानरों के मांस को चीर डाला और भ्रामक रूप से नाजुक संरचनाओं ने अपने लक्ष्यों को जमीन पर पटक दिया, जिससे काल को लड़ने के लिए अधिक जगह मिल गई, जबकि एल्वेस ने कचरे से निपटा।
क्रूर मुक्केबाज ने अपनी लड़ाकू क्षमताओं के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे काल द्वारा उनका उपयोग करने पर उन्हें महाकाव्य गोलेम्स पर भी बढ़त मिली। कुछ ही सेकंड बाद कैरा भी एल्व्स की सहायता करते हुए उनके साथ आ गई और फिर समूह के बाकी सदस्य भी उनके साथ हो लिए। रैमी और हॉक ने अपने क्षेत्र प्रभाव को आगे बढ़ाया तथा शेष वानरों को अपने और बॉस के बीच लड़ाई में ला दिया, जहां उन सभी से एक साथ निपटा जा सकता था। इससे प्रक्रिया में तेजी आई और कौशल की बौछार ने शीघ्रता से उस थोड़ी सी सुरक्षा को भी समाप्त कर दिया जो क्रोधित वानरों के पास भी थी। जैसे ही वे गिरेंगे हम बॉस पर हमला करेंगे, अपना मन बचाकर रखना, काल ने निर्देश दिया। समझ गया। उपचारात्मक प्रभाव किसका है? माज ने पूछा। वह या तो रैमी होगा या तियान। नागा के पास उपचार करने वाले टोटेम हैं और लोमड़ी उपचार कर सकती है, काल ने हमलों के बीच जवाब दिया। तो फिर हम निश्चित रूप से इसे पा लेंगे। ट्रोल हंसा और ये देखने के लिए उत्सुक हो गया कि यह बॉस लड़ाई कैसी होगी। काल के अनुमान के अनुसार वानर अपने क्रोध प्रभाव का लगभग 1/3 हिस्सा पूरा कर चुका था। कालकोठरी में अभी उन्हें केवल 5 मिनट ही हुए थे, इसलिए उनके पास काफ़ी समय होना चाहिए था, लेकिन जिस गति से बॉस क्रोधित हो रहा था उससे ये संभव नहीं था कि 20 मिनट तक वह अमर रैंक तक न पहुंच जाए। शायद यही चाल थी। काल ने अवतार को सक्रिय किया और जैसे ही अंतिम संरक्षक वानरों की मृत्यु हुई वह युद्ध में कूद पड़ा तथा सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए तैयार हो गया। ये सिद्धांत की 45 मिनट असल में 22 मिनट से थोड़े ज़्यादा के 2 भाग थे। अगर पहले बॉस के मरने पर दूसरे बॉस का क्रोध टाइमर रीसेट हो जाए तो उसे अपना जवाब मिल जाएगा। देवी, क्या वह अभी भी पीछे हट रहा था? पॉल ने काल के पीछे युद्ध में जाते हुए पूछा। दाना हंसा। नहीं, सच में नहीं। वह रूप बाकी लड़ाइयों के लिए बहुत बड़ा है, वह जंगल में ड्रैगन बनकर ठीक से चल भी नहीं सकता। लेकिन बॉस तो बहुत बड़ा है और जब आप बड़े होते हैं तो उससे लड़ना आसान होता है। ब्लड नाइट ने भविष्य के संदर्भ के लिए इसे मन में नोट कर लिया। उन्हें भविष्य के प्रयासों के लिए बड़े आकार के गोलेम वाले जादूगरों को ढूंढने की कोशिश करनी होगी। समूह के संयुक्त प्रयासों से पहले बॉस को तेजी से नष्ट किया जा रहा था, जबकि रे और कारा कोने में इस बात पर गुस्सा कर रहे थे कि वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। 10% क्षति पूरी तरह से अस्वीकार्य थी। वे बॉटलनेक से बस थोड़ी ही दूर थे, लेकिन कालकोठरी उन्हें तब तक आगे नहीं बढ़ने देगी जब तक बॉस की लड़ाई खत्म न हो जाए। यदि ऐसा होता तो वे कुछ गोलेम ले लेते और बॉस लड़ाई के दौरान कचरा साफ कर देते और फिर काल और उसके दोस्त पहले बॉस के बाद दूसरे बॉस को मार सकते थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि बंदर का इलाज तो हो गया, जबकि उसमें बहुत अधिक खून बह रहा था और इससे उसे ठीक होने में और भी अधिक समय लग रहा था। दाना को अपनी हंसी रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ा क्योंकि 2 उबे हुए जानवरों की झुंझलाहट उसके दिमाग में भर गई। उसके बाद रेमी और हॉक का मनोरंजन हुआ, जो ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि कौन बेहतर भविष्यवाणी कर सकता है कि बॉस को अगली बार कहाँ खींचा जाएगा। यह उनके भंवर में नहीं खींचा गया था और उन्हें सीधे उसके सिर पर स्थापित करना बहुत आसान था। इसके अलावा टोटेम रैंक वोटेक्स वास्तव में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया तथा स्थान भी सीमित था। जिस क्षण बॉस ने आखिरी हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़ा, काल ने मुड़कर देखा कि दूसरे बॉस के साथ क्या हुआ। कोई बदलाव नहीं। तो यह कोई विभाजित टाइमर नहीं था। लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि यह अभी भी विफलता टाइमर के आधे रास्ते में इमोर्टल को प्रभावित करने वाला था? या क्या ये बस थोड़ी ही दूर पर रुक जाएगा? टेरी ने अपनी घड़ी देखी। हमारे पास 15 मिनट बचे हैं। इस ग्रुप के लिए काफ़ी समय है, लेकिन उस बॉस को जितना नुकसान पहुंचाना है वह बहुत ज़्यादा है। अगर हमें ये काम किसी सामान्य ग्रुप के साथ करना है तो हमें बेहतर उपकरणों की ज़रूरत होगी। काल ने पलटकर सिर हिलाया। मुझे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि क्रोध का समय कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम पहले से ही जानते हैं कि 6ठा स्तर अमर पर ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि तीसरे स्तर पर क्या होगा। ब्लड नाइट ने कंधे उचका दिए। अगर यह अच्छी लूट देता है तो इस बार मैं तुम पर भरोसा रखूंगा। ये ड्रैगन रूप अब तक का सबसे अच्छा टैंक है जिसके साथ मैंने कभी लड़ाई की है। जानवर पहले से ही दौड़ रहे थे और टोटेम रैंक वाले वानरों को साफ कर रहे थे। वे वाकई ऊर्जावान हैं। हमें चलना चाहिए। लेकिन क्या नागा के पास उन जलते हुए कुलदेवताओं के लिए कोई कौशल पुस्तक है? वे बहुत प्यारे हैं, मंगल ने पूछा। रेमी ने अपने जलते हुए जहर टोटेम को अपने जैसा ही बनाया था और उन्हें 3 आपस में गुंथी हुई नागा राजकुमारियों की तरह दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो सक्रिय होने पर सीमा में आने वाले प्रत्येक दुश्मन पर जहरीले आग के गोले उगलती थीं। अगर तुम चाहो तो मैं बाद में तुम्हें एक कॉपी दिलवा दूंगा। यह एक सामान्य शमन मंत्र है, उसने बस रूप बदल दिया है। काल मान गया क्योंकि रेमी उन्हें सुन नहीं पा रहा था। मास के लिए ये काफ़ी था और उसने माइथिक वानरों के अगले समूह की ओर आक्रमण का नेतृत्व किया, जो कालकोठरी के अंत तक पहुंचने के लिए उत्सुक थे और देखना चाहते थे कि उन्हें किस प्रकार की लूट मिलेगी।
वे अब वास्तव में लय में आ रहे थे, राक्षसों को मारने के लिए कुशलतापूर्वक एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन राक्षस हर सेकंड में शक्तिशाली हो रहे थे और क्रोध टाइमर देर हो रहा था, जिससे उनकी बफ में सुधार की गति बढ़ रही थी। उन्होंने ये भी सीख लिया था कि मिथिक एप्स को भगाने का प्रयास करना अच्छा विचार नहीं था, क्योंकि इससे उनके वापस आने पर क्रोध का प्रभाव बढ़ जाता था। शायद हमें एक बेर्सकर लाना चाहिए, कुछ ऐसा जो कालकोठरी को संतुलित करने के लिए क्रोध पैदा करे। अगर एक बेर्सकर टैंक को हर कुछ सेकंड में क्रोध बढ़ाने वाले बफर मिलते तो वे यहाँ राक्षस बन जाते। जेम्स ने सुझाव दिया और तीरों की एक और बौछार कर दी। काल ने सिर हिलाया। नहीं, हमारे पास भी एक क्रोध प्रभाव है। ये कैरा पर सक्रिय है, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, वह आज ज्यादा ही शरारती हो गई है। रेंजर ने आह भरी, कठिनाई बढ़ाना कोई मजाक नहीं है। अच्छा हुआ कि हमने अधिकतम स्तर नहीं चुना। वे बॉस के बीच के पैक्स को जितनी तेजी से संभव हो सके धकेलते हुए क्रोध प्रभाव के चरम पर पहुंचने से ठीक पहले अंतिम बॉस तक पहुंच गए। दाना ने उंगलियां चटकाईं और बॉस की तरफ इशारा किया। अब समझ आ गया, यह कोई टाइमर पर नहीं है। जैसे जैसे आप कालकोठरी पूरी करते हैं, क्रोध का प्रभाव बढ़ता जाता है, इसलिए जब आप अंतिम बॉस से लड़ते हैं तो यह हमेशा अधिकतम होता है। काल को अंततः समझ में आ गया कि सिस्टम ने चीज़ों को कैसे व्यवस्थित किया था, और जब उसे एहसास हुआ कि अंतिम बॉस इस बार अमर रैंक तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वह संतुष्टि में मुस्कुराया। ये बहुत नज़दीक था और बॉस निश्चित रूप से उस चरम के पास था जिसे विश्वसनीय रूप से मिथिक कहा जा सकता था। लेकिन इसमें इमॉर्टल्स वाला अतिरिक्त क्षति न्यूनीकरण प्रभाव नहीं था। इससे उन्हें अंतिम बॉस को मारने का एक आसान उपाय मिल गया। काल को बस ताबीज़ का इस्तेमाल करके अनडेड आर्मी कौशल को अमर रैंक तक सुधारना था और सब खत्म हो जाता। 1 दर्जन अमर स्पेक्ट्रल शूरवीरों को हराने के लिए बहुत कुछ नहीं था। हालांकि इस बार उसने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास लड़ाई खत्म करने के लिए पर्याप्त समय था और उसे बाहरी लोगों को उस खजाने का खुलासा करने की ज़रूरत नहीं थी। वे इसे बाद के लिए गठबंधन के राज के तौर पर रख सकते थे। खैर, यह कोई अमर टैंक नहीं है। सज्जनों, आपको पता है क्या करना है, टेरी ने मजाक में कहा और मुख्य टैंक की भूमिका निभाने के लिए अपनी जगह पर आ गया। डार्क एल्वेन किंग्स ने सोचा कि यह बहुत ही अच्छा था कि वैम्पायर ने सोचा कि जब एपिक गोलेम्स मौजूद थे तो वह मुख्य टैंक हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसे प्रयास करने से नहीं रोका। टेरी ने सुंदर से शुरुआत की, डेमोनिक ऐप की छाती पर वार किया और उसे एक कदम पीछे धकेल दिया। फिर, इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, वह उस पर टूट पड़ा। लेकिन पृथ्वी के तत्व स्वामी, जिन्हें दाना ने महाकाव्य गोलेम के रूप में इस्तेमाल किया था, उसके बगल में थे और ऑटोपेरिक ने उन प्रहारों को जमीन पर गिरने से रोक दिया। यह एक अद्भुत रणनीति थी, क्योंकि बंदर गोलेम से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसने उसके सभी हमलों को रोक दिया। इससे बाकी लड़ाकों के लिए पीछे का हिस्सा खुला रह गया, जिन्होंने तुरंत उस पर हमला कर दिया। काल को अपने अनुभव से पता था कि इस अंतिम बॉस को बाकी कालकोठरी के बराबर समय लगा, क्योंकि क्रोध बहुत बढ़ गया था। या पिछली बार ऐसा हुआ था। कालकोठरी पूर्ण पुरस्कारों की गणना। 3 आमंत्रित समूह सदस्यों ने राहत की सांस ली। उस कालकोठरी की कठिनाई बहुत बढ़ गई है। मैंने पहले कभी किसी बॉस को इतनी सज़ा सहते नहीं देखा, और टेरी उस चोट से अभी भी लंगड़ा रहा है, ठीक होने के बाद भी। माज बड़बड़ाया। लेकिन ये सब इसके लायक होगा। प्रक्रिया पर भरोसा रखें। काल ने सहमति जताई। जब पुरस्कार बांटे गए तो माज मुस्कुराया, फिर वह तुरंत अपने पुरस्कार के प्रति सुरक्षात्मक हो गया। चिंता मत करो, हम किसी को भी ये बताने के लिए मजबूर नहीं करेंगे कि उन्हें क्या मिला, लेकिन हम पूछेंगे कि वह किस रैंक और ग्रेड का है, ताकि हम दूसरों को बता सकें कि लूट में कितना सुधार हुआ है। काल ने उसे आश्वासन दिया। ठीक है, मैं भूल गया कि हमें उन लालची कमीनों को बताना होगा। खैर, फिर इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है, वरना वे हमें सिरदर्द ही देंगे। टेरी ने सहमति जताई। फिर उसने फर से ढके ब्रेसर निकाले। मिथिक रैंक, एपिक ग्रेड। साथ ही ये ताकत को भी बड़ा बोनस देते थे। टैंक के लिए बेहतरीन। उन्होंने आगे कहा, टोटेम रैंक, कचरा लूटना सामान्य और असामान्य दोनों है। काल ने सिर हिलाया और इसे नोट कर लिया, जबकि अन्य लोग अपना सर्वश्रेष्ठ लाभ उठा रहे थे। मुझे हीलिंग बीकन का एक मिथिक रैंक, एपिक ग्रेड ताबीज़ मिला है। तियान अभी इसे पहने हुए है, काल ने समझाया, जबकि नन्हे लोमड़ी ने अपने गले में कॉलर जैसी चमकीली चांदी की चेन दिखाए। ताबीज़ कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो पारंपरिक अर्थों में कोई जादूटोना प्रभाव पैदा करती हो, बल्कि यह उपचारकर्ता को किए गए सभी उपचारों का एक अंश एक अतिरिक्त प्रभाव के रूप में प्रदान करता था। इसलिए समूह के पादरी, इस मामले में लोमड़ी, को खुद पर उपचार करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे यह निष्क्रिय रूप से ही मिल जाता था। दूसरों को उसकी खुद को स्वस्थ रखने की क्षमता से ईर्ष्या हो रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्हें अपने पालतू लोमड़ी को ऐसी चीज़ देने के लिए ज़रूरी आत्मविश्वास की ईर्ष्या हो रही थी। यद्यपि तियान काल का प्राथमिक उपचारक था, लेकिन जब वह 2 किलो का हो गया तो उसे गंभीरता से लेना कठिन था।
दाना ने लताओं से बना एक हेडबैंड आगे बढ़ाया। मिथिक रैंक, एपिक ग्रेड, जादूगरों के लिए उपयुक्त लेकिन कुछ खास नहीं। मुझे टोटेम रैंक की कुछ असामान्य और सामान्य जादुई वस्तुएं भी मिली जिन्हें शायद सामग्री के हिसाब से तोड़ा जाएगा। माज ने एक किताब आगे बढ़ाई। शायद पूछना भविष्यवाणी थी। मुझे ग्रेटर पॉइजन टोटेम की एक किताब मिली है, शमन के लिए खास और एक एपिक ग्रेड स्किल। मैं इसे पहले ब्लू ड्रैगन्स को उधार दूंगा ताकि अगर किसी को चाहिए तो वे इसकी नकल कर सकें। रेमी ने खुशी से सिर हिलाया। उसे और भी शमन टोटेम चाहिए थे। उसके पास पहले से मौजूद 2 टोटेम काफ़ी अच्छे थे और काल का नया माना पाइलॉन लगभग टोटेम जैसा ही मंत्र था क्योंकि इससे एक क्रिस्टल बनता था जो एक क्षेत्रीय प्रभाव पैदा करता था। जेम्स ने एक भद्दा सा दिखने वाला लकड़ी का धनुष उठाया जो वास्तव में एक मिथिक रैंक आइटम था, लेकिन जितना अधिक काल ने बोनस को देखा उतना ही अधिक प्रभावशाली वे वास्तव में दिखाई दिए। मिथिक रैंक, शार्प शूटिंग का एपिक ग्रेड धनुष। इसकी सटीकता और फायरिंग दर में असाधारण वृद्धि है, लेकिन ये हमले पर दोहरा प्रभाव डालने का भी मौका देता है। इससे मेरे लिए नुकसान में भारी वृद्धि होनी चाहिए, उसने गर्व से घोषणा की। खैर, मुझे लगता है कि हमें दूसरों को बताना चाहिए कि हमने क्या पाया। ये स्तर 3 की कठिनाई से महाकाव्य ग्रेड वस्तुओं के साथ 5 में से 5 है और हमने टाइमर पर 10 मिनट से अधिक समय के साथ समाप्त किया। यह अधिकांश समूहों के लिए एक कठिन कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। काल ने गणना की। नहीं, यह बिल्कुल नामुमकिन था, टेरी जानता था। ज्यादातर समूहों के पास इतने लड़ाके नहीं होते थे कि वे दूसरे समूहों से आसानी से निपट सकें, इसलिए वे लाशों में फंस जाते और अंततः समय से बाहर हो जाते। हालांकि इसका मतलब सिर्फ इतना था कि उन्हें अपने समूह की संरचना में सुधार करने की जरूरत थी तथा कुछ और विशेष कौशल जोड़ने की जरूरत थी ताकि वे बड़े समूहों के साथ उचित ढंग से निपट सकें। यह अधिकांश डंगॉन रेडिंग टीमों के लिए चिंता का विषय नहीं था क्योंकि समूह हमेशा काफ़ी छोटे होते थे और आपकी अपनी रैंक पर होते थे। जिलाज में कोई अन्य ज्ञात कालकोठरी नहीं थी जो आपको इस तरह की उपलब्धि हासिल करने के लिए मजबूर करती थी, जहां आपको टाइमर पर अपने से एक रैंक नीचे के 100 दुश्मनों से लड़ना पड़ता था। खैर, ऐसा लगता है कि हम सभी को कुछ भर्ती करनी है और शायद ब्लू ड्रैगन लाइब्रेरीज में कुछ कौशल खरीदारी भी करनी है। टेरी ने फैसला किया। यहाँ तक कि रेमी जैसा जादूगर या शमन जो कई अतिव्यापी क्षेत्रीय हमलों का उपयोग कर सकता है, समय सीमा के भीतर इस कालकोठरी को साफ करने में काफ़ी मदद करेगा। कैसा रहा? देवे ने कालकोठरी से बाहर निकलते हुए पूछा। जैसे ही हम अंदर गए, इसने हमें कठिनाई चुनने का विकल्प दिया। हमने तीसरा स्तर चुना और यह पहले रन के समान था, लेकिन हमने सीखा कि पूरा होने के साथ क्रोध बढ़ता है और तीसरे स्तर पर यह एक बहुत शक्तिशाली मिथिक बॉस के रूप में समाप्त होता है। इसमें 45 मिनट का सफलता टाइमर भी था। मैंने प्रमुख पुरस्कारों की एक सूची बनाई है और वे निश्चित रूप से इसके लायक हैं, काल ने बताया। अन्य गिल्ड मास्टर्स ने इस जगह को लूटने की उत्साहित योजना साझा की, एक बार वे गठबंधन के सदस्यों में से एक को अपने साथ जोड़ सके जो हर बार आने पर इसे सक्रिय कर सके। पॉल ने भौहें चढ़ाईं। अब मुझे लगता है कि समस्या ये होगी कि सिर्फ रिकॉर्ड धारक ही कालकोठरी की कठिनाई सेटिंग्स को ट्रिगर कर सकते हैं। जब तक हम में से कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ देता तब तक ये साझा प्रभाव नहीं बनेगा। काल ने कंधे उचका दिए। हो सकता है ऐसा हो, कल देखना। हो सकता है कि इन तीनों में से कोई तीसरे स्तर तक सक्रिय हो जाए क्योंकि उन्होंने यही हासिल किया है। कालकोठरी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन ओवरलॉर्ड रैंक कालकोठरी के लिए हर कोई जिसने एक बार हार्ड मोड किया है, जब वह फिर से अंदर जाता है तो इसे ट्रिगर करता है। पॉल ने सिर हिलाया। हमने आज एलायंस के एक सदस्य के साथ एक ओवरलॉर्ड रेड भेजा है। वे जल्द ही हमें बताएंगे कि यह कैसा रहा। हमें पूरी उम्मीद है कि वे मेरे गिल्ड की पूरी ओवरलॉर्ड रैंक रेड टीम को बेहतर लूट का मौका देंगे। अन्य गिल्ड मास्टरों में से एक ने मनोरंजन में नागभान से कुड़ी। पॉल का गिल्ड एलायंस नारा ग्रुप जैसा ही था, जिसमें कई अधिपति टोटेम बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन ज्यादातर दूसरे एलायंस की संख्या कम थी और वे केवल शक्तिशाली सदस्यों या गिल्ड की सेवा करने वाले लोगों को ही लेते थे। जब वे शाम को घर लौटे तो काल और दाना सोफे पर आराम कर रहे थे, जबकि रे तुरंत अपने स्थान पर चली गई और अपनी अगली उन्नति की तैयारी करने लगी। उसके पास वह सब कुछ नहीं था जो वह तैयार करना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतना तो था कि उसे यकीन था कि वह अपनी उन्नति के लिए आवश्यक किसी भी लाभ से वंचित नहीं रहेगी। इस नवीनतम रन और उन चीज़ों को छुरा घोंपने की कला की अतिरिक्त समझ, जो मरती नहीं थी, ने उसे रक्त विनाश राक्षसी मकड़ी के लिए टोटेम रैंक क्षमताओं के शिखर तक पहुंचने में मदद की थी, और अब वह मिथिक रैंक की ओर बढ़ने और अमर लोगों को मारने की कोशिश करने के लिए अपना काम शुरू करने के लिए तैयार थी। उसके दिमाग में इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं था कि वह उन चीज़ों को मारना सीखे जिन्हें खुलेआम अमर कहा जाता था। अब वह समझ गई थी कि इसका मतलब कार्यात्मक रूप से अमर है, यानी अगर उन्हें मारा न जाए तो वे हमेशा जीवित रहेंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अमर शब्द ही अपमानजनक था।
दाना ने मकड़ी के एकाग्रचित ध्यान पर हंसने से बचने की पूरी कोशिश की, जो उस समय एक कार्यकारी शेफ की पाक कला की कुशलता और एक कीमियागर की सटीकता के साथ स्वयं को स्नान करा रही थी। दाना ने सोचा, दोनों कलाएं उसे अपनी ओर खींच सकती थीं। लेकिन फैशन के प्रति उसका अगाध प्रेम ही अंततः जीत गया और उसे एक दर्जी बनकर रह जाना पड़ा। मुझे नच से पूछना चाहिए था कि क्या वह अपने मिथिक दोस्त से मुझे थोड़ा खून ला सकता है। अंधेरे के तत्व में मेरी थोड़ी ताकत कम हो रही है। राय ने आह भरी। यदि आपको आवश्यकता हो तो मैं संभवतः एक टोटेम रैंक वाला काला ड्रैगन दान में दे सकता हूँ, काल ने सुझाव दिया। राय ने सोचा, फिर सिर हिलाया। इस बार मैं अंधकार तत्व को छोड़कर ज्यादा विनाशकारी ऊर्जाओं का इस्तेमाल करूंगी। कम छिपकर, ज्यादा छुरा घोंपकर। भारी चुपके। दाना ने असमंजस में भौहें चढ़ाईं, फिर जैसे ही उसे बात समझ आई, वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर कोई जीवित बचा नहीं है और रिपोर्ट नहीं कर सकता, तो इसमें आपकी गुप्तचर क्षमता की कोई कमी नहीं है। रे ने मिथिक और इम्मोर्टल रैंक के रक्त के मिश्रण को मिलाया, फिर उन्हें सावधानीपूर्वक अपने इच्छित तापमान तक गर्म किया, फिर खुशी से सिर हिलाया और अपने छिपे हुए भंडारण स्थान से चमकदार पत्थरों के लिए एक छोटी शीशी निकाली। ये छिपने का आदर्श स्थान है, जहां कोई कभी नहीं देखता। उसके पास थोड़ा सा अमर रैंक वाला ट्रेन रस था और इसकी गंध संदिग्ध रूप से फेक क्षेत्र जैसी थी। वह बिना किसी को बताए इसे कैसे प्राप्त करने में सफल रही, यह एक रहस्य था, लेकिन निश्चित रूप से उसके पास ये था, और इस मिश्रण ने मिश्रण में एक प्रकार की लकड़ी की झलक जोड़ दी, जैसे बारिश के बाद एक गहरा जंगल। काश उस जंगल में अभी अभी नरसंहार हुआ होता, क्योंकि पौराणिक और अमर वानरों के खून की गंध तेज थी। दाना चुपचाप देखती रही जब राय ने पहले खुद को पूरी तरह से साफ किया, फिर अपनी प्राकृतिक अवस्था में परिवर्तित हो गई और स्नान में प्रवेश किया, और फिर अनऑब्ट्रूसिव बेहेमोथ के साथ खुद को सबसे छोटे संभव आकार में सिकोड़ लिया। वह मानव रूप में छोटी होती, लेकिन अप्राकृतिक रूप में आगे बढ़ने और मकड़ी देवी की कृपा खोने का जोखिम बहुत अधिक था, भले ही इसे उसके शरीर में अपने शरीर की तुलना में अधिक मात्रा में रक्त प्रवाहित हो सके। एक बार जब वह वहां स्थापित हो गई, तो रे ने खुद को रगड़ना शुरू कर दिया और खूनी मिश्रण को पी लिया, जिससे उसकी शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई। दाना के लिए ये स्नान की एक अजीब तरह से परेशान करने वाली प्रक्रिया थी, खासकर जिस तरह से वह रक्त से जीवन शक्ति अवशोषित करती थी। लेकिन रे के लिए ये रक्त शराब से जीवन शक्ति अवशोषित करने के तरीके से अलग नहीं था, सिवाय इसके कि यह बहुत अधिक मात्रा में था। उसने जुनूनी राक्षसों द्वारा चलाए जा रहे आनंद गृहों में लोगों द्वारा की जाने वाली हरकतें देखी थीं, और यह स्नान में डालने के लिए अजीब चीज़ों के पैमाने पर भी नहीं था। पिशाचों को भी अपने स्नान में थोड़ा खून पसंद था। हालांकि मिक तब ज्यादा खुश थी जब उसे नहीं पता था कि यह किस तरह के जीव से आया है। राय ने सोचा, शायद उसे बंदरों से कोई दिक्कत नहीं होगी। वे संवेदनशील नहीं थे। बदकिस्मती से इससे घटिया ब्लड वाइन बनेगी, बस स्वाद ठीक नहीं होगा। दाना ने अपनी आंखें घुमाईं जब रे बाथटब के तल पर बैठ गई और अपनी पीठ के बल लुढ़क कर सतह पर बुलबुले उड़ाने लगी तथा गर्मी का आनंद लेने लगी। उसे एक परिसंचरण पंप मिलना चाहिए जैसा कि हॉट टब में होता है। ये स्नान, बाथ जेट और मालिश क्रिया के साथ और भी बेहतर होगा, जिससे पुराने चिटिन को वास्तव में ढीला किया जा सकेगा। फिर भी ये बहुत बुरा नहीं था, क्योंकि आखिरी समय में उसे अमर वानरों का खून मिल गया था। यह ऊर्जा उसे आगे बढ़ने में आसानी के लिए काफ़ी थी, और वानरों में ऐसी कोई अजीब क्षमता नहीं थी जो उसके अपने हुनर से मेल न खाती हो। वे पृथ्वी जादू पर थोड़े भारी थे, लेकिन उसने जो थोड़ा सा फे रक्त प्राप्त किया था, वह प्रकृति जादू की तरह कुछ अधिक हो गया, और इससे उसे गोलेम मंत्र और पृथ्वी की दीवारों में मदद मिलेगी जब उसे फिर से छिपने के स्थान बनाने की आवश्यकता होगी। राय ने निर्णय लिया कि स्नान में ऊर्जा का स्तर तेजी से, लगभग बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। हो सकता है कि उसने बहुत छोटा स्नान किया हो। सौभाग्यवश उसके पास भंडार था। जैसे जैसे स्नान समाप्त होता गया, राय ने मिश्रण में मिथिक और टोटेम रैंक वाले रक्त का एक नया संग्रह मिलाया। मुख्य स्नान जितना शक्तिशाली तो नहीं, लेकिन एक अच्छा, चिकना और फिनिशर, जो उसकी मांसपेशियों को आराम देने के लिए बिल्कुल सही मिश्रण था। जैसे जैसे वह मिथिक रैंक में पहुंचती गई और उन्नत आशीर्वाद उसकी कोशिकाओं में समाता गया। देर शाम तक दूसरे स्नान से उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, और राय बाहर निकल आई। फिर उसने अपने स्पेक्ट्रल नाइट्स को अपने स्थान पर बुलाया ताकि उसका शरीर चमक सके। ये बिल्कुल सही था, और नाइट मिथिक आशीर्वाद ने उसे अजेय महसूस कराया। रे ने दाना की उलझन पर हंस दिया जब जादूगर ने देखा कि मकड़ी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि उसने किसी तरह अपनी त्वचा पर खून की परत को ऐसे चमका दिया है जैसे वह शरीर का तेल हो। हालांकि राय जब साफ सुथरी रहती थी तो आमतौर पर ऐसी ही दिखती थी। गुप्त अभियानों और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए वह खुद को अच्छे जूतों की तरह चमकाने के बजाय अपनी चमक को फीका पड़ने देती थी। क्या तुम्हें कोई नई योग्यता प्राप्त हुई? दाना ने उत्सुकता से पूछा जब राय सुबह के लिए एक पोशाक चुन रही थी। राय ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने जो कुछ पहले से था उसे बेहतर बनाने के लिए सब कुछ संतुलित किया।
एक बार जब मैं लड़ने लगूंगी तो मैं शायद एक कौशल विकसित कर पाऊंगी क्योंकि मैं एक जीवित मिथक हूं। लेकिन मकड़ियां पहले से ही इतनी भयानक हैं कि हमें विकसित होने की ज़रूरत नहीं है, हम बस खुद को चुन लेते हैं। दाना ने आत्मसंतुष्ट मकड़ी को देखकर मुस्कुराया। ठीक है, बहुत बढ़िया काम। मैं थोड़ी देर और सोऊंगी और सूरज निकलने पर तुमसे मिलूंगी। मैं अपने वैम्पायर को ढूंढने जाऊंगा। आगे बढ़ने पर उसने मुझे ब्लड वाइन फ्लेवर वाली आइसक्रीम देने का वादा किया था। किसी को नीला को चेतावनी देनी चाहिए कि उसे पसंदीदा पालतू जानवर के रूप में चुना गया है, लेकिन वह जल्द ही खुद ही इसका पता लगा लेगा।